प्रिय व्यूअर्स, पारिवारिक मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि 498 के साथ ही साथ पत्नी घरेलू हिंसा का भी वाद दायर करती है। और घरेलू हिंसा के वाद में मुख्यतया दो चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाता है, एक गुजारा भत्ता की तरफ और दूसरा घर में निवास करने का। आज हम घर में निवास करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा क्या केवल पत्नी के साथ होती है? पति के साथ नहीं होती है। पति के साथ होती है, लेकिन लोक लज्जा के नाते पति कभी अपनी बात न थाने में कहते हैं, न न्यायालय में इसका वाद दायर करते हैं। और वास्तव में वाद दायर करने का अधिकार भी उनको नहीं मिला हुआ है कि घरेलू हिंसा केवल और केवल महिलाओं के लिए है, जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, संविधान के रूप में ये पूर्णतया अलग है। दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर महिलाओं संरक्षण की बात आती है तो पुरुषों के संरक्षण की बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे पुरुष भाई अपनी बात को न्यायालय में किसी अन्य माध्यम से कहेंगे तो जरूर इस पर विचार हमारा होगा। आज हम चर्चा करेंगे केवल आपके घर में निवास करने के स्थान पर। साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार घरेलू हिंसा के अधिनियम 2S में दिया गया है या 2 में दिया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि मकान जो है या तो पिता के नाम में होता है तो माँ के नाम में होता है। कई प्रकार के वाद दायर किए गए हैं। अंततः ये निर्णय हुआ है, और वो निर्णय यहाँ का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय किसमें है? MB बत्रा प्रति श्रीमती तरुण बत्रा के मामले में ये कहा गया है कि पति के किराए के मकान में, पति के द्वारा परचेज किए गए मकान में अगर वो रह रही है तो उसमें केवल उनका अधिकार है। माता पिता के किसी भी मकान में उनको रहने का अधिकार नहीं है। तो ये बात आप लोग निश्चित समझ लीजिए कि आपके नाम अगर मकान है तो कदापि उनको रहने के लिए आप नहीं दे सकते हैं, और ये कोई भी कानून आपको नहीं कह सकता है कि आप उनको अपने यहाँ रखें। एक तो प्रताड़ना, ऊपर से मकान में रहकर दिया जाए तो और प्रताड़ना की बात होती है। लेकिन इसमें एक हमारा विचार, एक बात अवश्य होना चाहिए कि यदि महिला का वाद असत्य है और बनावटी है तो न्यायालय को उस महिला पर अर्थदंड लगाने या दंडित करने अथवा दोनों केस में महिला के विरुद्ध किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई असत्यवाद प्रस्तुत ना हो पाए। प्रिय व्यूअर्स, ये बहुत ही विडंबना है कि पुरुष के लिए किसी प्रकार का संरक्षण नहीं प्राप्त है। इस विषय पर हमारे मध्य श्रीमान न्यायमूर्ति BM गुप्ता जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लखनऊ उच्च न्यायालय के ग्वालियर बेंच के हैं, जिन्होंने 2009 में एक प्रकरण में, वो प्रकरण था आपका भरद्वाज, मधुसूदन भरद्वाज आदिपद ममता भरद्वाज के मामले में, उन्होंने कहा था ये सिद्धांत सदैव नहीं माना जा सकता है कि घरेलू महिला ही पीड़ित या उत्पीड़ित होती है, का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। ऐसे कई वाद हैं जहाँ पर सद्भावपूर्वक सांत्वना और उसके पक्ष में दृष्टिकोण समाज द्वारा या विधि निर्माता उसका अनुचित उपयोग करते हुए पुरुष साथी को हैरान और परेशान और तंग कर सकते हैं, एवं उसके पश्चात यदि विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी उस पुरुष साथी के पीठ पर एक धक्का मार देवे तो ये समाज के भीतर गड़बड़ी का कारण हो सकता है। पूर्ण विचार करते हुए मेरी यह राय है कि न्यायालय जब विधि के अनुसार नियंत्रित व्यवस्था करे तो उसे बहुत ही सावधान होकर विवाद को निर्णीत करने के लिए देखना चाहिए कि वास्तव में परिवार का कौन सा पक्ष घरेलू हिंसा से पीड़ित है। प्रिय व्यूअर्स, एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी घरेलू हिंसा का वाद दायर किया जाता है तो उसमें प्रारूप का जो है कि साथ साथ एक शपथ पत्र दिया जाता है।
शपथ पत्र में वो सारी बातें लिखी जाती जिनके कारण उनको ये वाद दायर करना पड़ा है। उस शपथ पत्र को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। आप ज़रूर से ज़रूर पाएंगे कि उसमें कोई न कोई गलती की है, और उस गलती का यदि प्रमाण आपके पास है तो CRPC 340 के अंतर्गत आप उसी कोर्ट में, उसी वाद के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसा कि उच्चतम न्यायालय लखनऊ पीठ का निर्णय है कि ऐसे मामले को पहले सुना जाएगा, बाद में उनकी बात सुनी जाएगी, और अगर वो बात सत्य निकल गई आपकी, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आज हमने केवल आपको घर में रहने के अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा की है। इसलिए ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद प्रिय व्यूअर्स।